लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों पर मतदान होना है बिहार के अंदर, उन 5 में से एक महत्वपूर्ण लोकसभा है झंझारपुर। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से 3 महत्वपूर्ण जो उम्मीदवार हैं, उन 3 महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में से एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं सुमन महासेठ। सुमन महासेठ इंडिया गठबंधन से या फिर कह लें महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं वीआईपी के टिकट पर। सुमन महासेठ के बारे में 10 आज हम ऐसी आपको जानकारियां देंगे या बातें बताएंगे, रोचक बातें बताएंगे, जो अगर आप झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से मतदाता हैं या फिर बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानना जरूरी है। सुमन महासेठ के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से पहले नंबर पे ये है कि सुमन महासेठ पिछड़ा या अति पिछड़ा है, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि सुमन महासेठ सूढ़ी जाति से हैं, जो तेली के समकक्ष माना जाता है। सूढ़ी को बिहार जातिगत जनगणना में बनिया जाति के एक उपजाति के रूप में माना गया है, इसलिए अन्य बनिया उपजातियों के साथ सूढ़ी जाति को ओबीसी में डाला गया है। सूढ़ी जाति के प्रतिनिधि बार बार कम से कम पिछले 1 दशक से सूढ़ी जाति को पिछड़ा नहीं बल्कि अति पिछड़ा में शामिल करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। यही बगल में ही बंगाल और उड़ीसा में इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा चुका है और बिहार में भी मांग एक आध बार उठा है कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। यही बगल में झारखंड में इस जाति को अति पिछड़ा में शामिल किया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, महासेठ परिवार और मधुबनी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में सूढ़ी जाति का अच्छा खासा प्रभुत्व है। सुमन महासेठ के अलावा समीर महासेठ भी वर्तमान में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के एक बड़े नेता माने जाते हैं। इसके पहले समीर महासेठ के पिताजी राजकुमार महासेठ भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और सांसद तक रह चुके हैं, यानी कि इनका प्रभुत्व रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, दल बदलू है सुमन महासेठ। साल 2015 में भाजपा से एमएलसी का चुनाव जीत चुके थे ये। उसके बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उस समय पे जब उन्हें उम्मीद जगी कि वीआईपी से उन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है तो वो वीआईपी में चले गए, लेकिन उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला वीआईपी से। उसके बाद अगले ही साल बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2020 में, तो वो मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए, लेकिन उस चुनाव में वो हार गए और बुरी तरह से हारे। उस चुनाव में वीआईपी भी एनडीए का हिस्सा ही थी, मुकेश सहनी। हारने के बाद फिर से वो भाजपा में चले गए। उसके बाद फिर से वो 2022 में इन्हें एनडीए की तरफ से एमएलसी का जब टिकट नहीं मिला वीआईपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो ये चुनाव एमएलसी का निर्दलीय लड़ गए, हार भी गए। उसके बाद फिर 2023 में सुमन महासेठ फिर से भाजपा में शामिल हो गए। जब वीआईपी और आरजेडी का गठबंधन हुआ अभी इसी साल, तो फिर से सुमन महासेठ वीआईपी में आ गए, इस उम्मीद में कि क्या पता इनको फिर से लोकसभा का टिकट मिल जाए झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से। और इस बार उनका अंदाजा सही निकला और उनको टिकट मिल गया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, सुमन महासेठ के बारे में। विचारधारा का इनका बहुत बड़ा घपला है। सुमन महासेठ आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, जैसे कि मोदी जी रह चुके हैं। भाजपा की तरफ से ये एमएलसी रह चुके हैं। इनके कई सारे फोटोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि ये आरएसएस का कच्छा लिए हुए सुबह जो प्रभात वो लोग फेरी करते हैं या जो भी वो लोग सुबह सुबह दंडवत करते हैं, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में उस महागठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं जो आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है। जब इन्हें टिकट मिला तब आरजेडी नेता और झंझारपुर के 5 बार सांसद रह चुके देवेंद्र यादव सुमन महासेठ का विरोध लगातार कर रहे हैं और उनके ऊपर सांप्रदायिक होने का, यानी कि सुमन महासेठ के ऊपर सांप्रदायिक होने का बार बार आरोप लगा रहे हैं। नंबर 5, अकूत संपत्ति है इनके पास। सुमन महासेठ के पास अकूत संपत्ति कुछ इस तरह से है, और सिर्फ संपत्ति नहीं है बल्कि संपत्ति उनके जीवन के पिछले 1 दशक में मात्र सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2015 में जब सुमन महासेठ भाजपा के टिकट से एमएलसी का चुनाव लड़े थे, तब उनके पास मात्र 7,98,27,234 रुपए की संपत्ति थी, चल अचल दोनों मिला करके, जो कि अगले 5 सालों में यानी कि 2019 में 20 में मात्र 2 करोड़ बढ़ी थी। साल 2020 में जब ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब चुनाव आयोग जो इन्होंने हलफनामा दिया उसमें 9,89,889 रुपए का इन्होंने संपत्ति बताया चुनाव आयोग को।
उसके बाद फिर अगले 4 साल में 2024 में जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी संपत्ति जब वो कुछ नहीं है, 15 से 20 के बीच में जब वो विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, तब उनकी संपत्ति मात्र 2 करोड़ बढ़ी है। और 20 के बाद 20 से लेकर के 24 के बीच में जब वो कुछ नहीं रहे, कोई भी नेतागिरी इनके पास नहीं रहा, तब उनकी संपत्ति में लगभग 12 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे में चुनाव आयोग को जो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें सुमन महासेठ के पास 21 करोड़ 44,27,249 रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। नंबर 6, आय में घपला भी है इनका, सिर्फ संपत्ति में नहीं है, आय में भी घपला है। कैसे? जिस सुमन महासेठ के परिवार की यानी कि सभी परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय 2013-14 में मात्र 58 लाख रुपए सालाना हुआ करता था, उस सुमन महासेठ की वार्षिक आय पिछले साल मतलब 2019-20 में बढ़कर के 2.5 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि एक परिवार का जिसका वार्षिक आय 50 लाख रुपए था के आसपास था, उसका 2.5 करोड़ हो गया 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जिस दौरान सुमन महासेठ का 1 साल का आय 2.5 करोड़ हो गया था, उसी दौरान 5 सालों में इनकी कुल संपत्ति मात्र 2 करोड़ बढ़ी है। 1 साल में 2.5 करोड़ कमाने वाला परिवार 5 सालों में मात्र 2.5 करोड़ का 2 करोड़ का संपत्ति बढ़ोतरी करता है, 2 करोड़ का भी नहीं। मतलब अगर सुमन महासेठ का परिवार हर साल 2.5 करोड़ रुपए कमा रहा है, 2.5 करोड़ छोड़ दीजिए 1 ही करोड़ कमा रहा है, फिर भी वो पैसे गए कहां? क्योंकि इनकी संपत्ति तो 2 करोड़ ही बढ़ी है। नंबर 7, झूठे हैं महासेठ, सुमन महासेठ। कैसे? ऐसे कई झोल हैं सुमन महासेठ की संपत्ति के जीवन में, जैसा कि अभी मैंने एक ऊपर बताया। उदाहरण के लिए सुमन महासेठ जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में बताया कि उनके परिवार की कुल आय 2019-20 के दौरान 2,44,97,हजार रुपए और 650 रुपए है। जबकि 2024 में जब हलफनामा दिया, इसी सुमन महासेठ ने चुनाव आयोग को बताया, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, तो उसी साल का 19-20 का जब उन्होंने बताया है, उसी साल का 2019-20 का जब उन्होंने परिवार का कुल आय बताया है, तो वो 5,51,25,940 रुपए हो गए। यानी कि 2.5 करोड़ कह रहे हैं कि 20 में जब हलफनामा वो दे रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि 2019-20 में हमारा 2.5 करोड़ के आसपास संपत्ति का इनकम हुआ है 1 साल में। और जब 2024 में दे रहे हैं हलफनामा, उसी साल का 19-20 का ही हलफनामा दे रहे हैं, 19-20 का आय का संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं 5 करोड़ से ऊपर हो गया। मतलब कि या तो सुमन सेठ अपने 2020 के हलफनामे में झूठ बोल रहे थे, या नहीं तो फिर वो 2024 के हलफनामे में झूठ बोल रहे थे। दोनों में से एक तो गलत है। नंबर 8, सुमन महासेठ का रोजगार बहुत फैला हुआ है। ये इतने अमीर हैं कि पिछले 1 दशक के दौरान जब ये राजनीति में बिल्कुल नहीं थे, कुछ भी नहीं जीते हुए थे, इसी दौरान इन्होंने शिव शक्ति मोटर के नाम से 2 बाइक और 1 महिंद्रा का 4 व्हीलर का शोरूम खोला। शिव शक्ति HP एजेंसी भी लिया, शिव शक्ति ट्रेडर्स का कंपनी भी बनाया, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन बनाया, शिव शक्ति स्किल एंड फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड भी बनाया। लंबा चौड़ा कारोबार इन्होंने फैला लिया है। हालांकि 10 साल पहले इनके पास सिर्फ 1 मोटरसाइकिल का शोरूम था, उसके अलावा कुछ नहीं था। 10 सालों के अंदर इन्होंने सब कुछ कर लिया। नंबर 9, सुमन महासेठ के जीवन का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इनके हलफनामे के अनुसार इनकी पत्नी होने के बावजूद इनके पास एक भी कार नहीं है। इतनी अकूत संपत्ति होने के बावजूद इन्होंने एक भी कार का कोई ब्यौरा ही नहीं दिया है। जो 3 गाड़ी होने का इन्होंने हलफनामे में ब्यौरा दिया है, जिक्र किया है, वो उसमें से एक छोटा हाथी है जिसपे लोग पिकअप है, जिसपे लोग ईंट वगैरह ढोते हैं। तो ये तो हास्यास्पद ही है ना कि इतना बड़ा महासेठ करोड़ों की 21 करोड़ की संपत्ति का मालिक ईंट पत्थर धोने वाले गाड़ी से चलता होगा, ये तो संभव है नहीं। नंबर 10, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सुमन महासेठ को झंझारपुर से ये टिकट, VIP से ये टिकट 20 करोड़ रुपए देने के बाद मिला है, जिसका एक बड़ा हिस्सा RJD के खाते में गया है और एक बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो भी कहिए, VIP के मुकेश सहनी के पास गया है। हालांकि ये अफवाह है, हमें इसकी सत्यता नहीं पता है। वरना 1 महीने पहले तक तो यही चल रहा था ना, कि चर्चा यही चल रही थी कि झंझारपुर से गुलाब यादव का टिकट लगभग फाइनल है। न्यूज में यही चल रहा था। और उस टिकट के लिए यह भी चर्चा चल रहा था कि गुलाब यादव ने 15 करोड़ रुपए RJD को दे दिया है या देने को तैयार हो गए हैं, डील फाइनल हो गया था। हालांकि इस नैरेटिव में दिक्कत यह है कि गुलाब यादव विद्रोही नेता हैं, अपने दम पर राजनीति करते हैं, किसी के सुनते नहीं हैं। और कम से कम इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये तो साफ
क्लियर हो गया कि आरजेडी किसी भी विद्रोही या अपने दम पर राजनीति करने वाले नेता को जगह पार्टी के अंदर नहीं दे रही है, टिकट नहीं दे रही है। जहां तक हो सके ऐसे नेताओं की राजनीति खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी। उदाहरण के लिए आप गुलाब यादव के अलावा और भी उदाहरण ले सकते हैं। नवादा के राजवल्लभ यादव का परिवार देख लीजिए, उनके भतीजे या उनके भाई का ले लीजिए। और फिर सबसे बढ़िया उदाहरण तो पूर्णिया के पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव की राजनीति को खत्म करने के लिए आरजेडी ने इस चुनाव में क्या कसर छोड़ा है कोई। आप भी कोई कसर मत छोड़िए, इस चुनाव में पैनी नजर बनाए रखिए। न्यूज हंटर के साथ बहुत ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है ये। नमस्कार।